गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? देखिए बच्चों, आज की इस क्लास में हम अपना बैच जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं और अपने इस बैच की ये पहली क्लास है। अपना जो समर्पण बैच है अकाउंटेंसी क्लास 12th के लिए, और ये क्लासेज आपको डेली 4 to 5 देखनी है। ठीक है, एक अपनी क्लास का टाइम फिक्स कर लीजिए कि 4 से 5 आपको ये क्लास मिलेगी यूट्यूब पर रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, और कंप्लीट डिटेल आप इसके अंदर पढ़ेंगे। यहाँ पर जो हम अपनी बुक स्टार्ट कर रहे हैं वो एनसीईआरटी बेस्ड स्टार्ट कर रहे हैं। एनसीईआरटी का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हैं। अपना जो कंटेंट है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में रहेगा। तो आप जिस भी मीडियम के स्टूडेंट हो, उस मीडियम का कंटेंट आप अपनी नोटबुक में नोट करते हुए चलेंगे। देखिए, इस क्लास की पीडीएफ आपको नहीं मिल पाएगी, क्योंकि पीडीएफ हमारे मोबाइल में बहुत सारी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन पीडीएफ को हम पूरा कंप्लीट नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए आपको क्या करना है, क्लास के नोट्स बनाने, खुद से नोट्स बनाने। आपकी जो भी नोटबुक है उसको आप वीडियो पॉज करके साथ के साथ नोट्स नोट डाउन करते चलेंगे, और एक जैसे आप ऑफलाइन क्लास के अंदर पढ़ते हैं बिल्कुल उसी तरह से आपको पढ़ना है। ठीक है, और ये पूरा बैच आप जब कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद में आपको किसी तरह की कोई एक्स्ट्रा क्लास ज्वाइन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये जो बैच है हमारा बिल्कुल फ्री रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के इस क्लास में हम हमारा जो चैप्टर नंबर 1 है, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप बेसिक कॉन्सेप्ट, ये अपन स्टार्ट कर रहे हैं। माई सेल्फ अकाउंटिंग गुरु आर के सर। आई एम टीचिंग द स्टूडेंट्स सिंस 2020 ईयर्स। ठीक है, तो किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, आपको आराम से अच्छे से पूरा कंटेंट इस पे मिलेगा। तो आज की इस क्लास में हमारा ये लेक्चर नंबर 1 है, और आज की इस क्लास में हम जो टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं बच्चों, वो हमारे टॉपिक रहेंगे इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का इंट्रोडक्शन अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, नीड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस की नीड क्या रहती है, क्यों इसको हमने स्टार्ट किया, और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप, कैरेक्टरिस्टिक्स कहें या अपन इसको नेचर कहें, नेचर भी कह सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनरशिप के नेचर भी अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये 5 टॉपिक आज की क्लास के अंदर अपन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा टॉपिक है वो है आपका इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। Provisions related to partnership in India are described in the Indian Partnership Act 1932। यानी कि हमारे देश में, भारत में जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस चलते हैं उन सब के लिए हमारा जो एक्ट है, पार्टनरशिप इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके प्रोविजंस एप्लीकेबल होते हैं। मतलब इंडिया में कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस होगा तो उसको इस एक्ट के अकॉर्डिंग काम करना होगा। The Indian Partnership Act 1932 came into the force in the whole of India except Jammu and Kashmir on 1st October 1932। यानी कि ये जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है 1932, ये पूरे इंडिया में जे.एंड.के को छोड़कर जो है 1 अक्टूबर 1932 को एप्लीकेबल हो गया था। आपको पता है कि पहले जो भी एक्ट बनते थे वो डायरेक्टली वहां पर एप्लीकेबल नहीं होते थे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन जो है आपका 370 वहां पर एप्लीकेबल था, लेकिन 2019 में आफ्टर रिमूवल ऑफ सेक्शन 370, तो उसके बाद से वहां पर सारे एक्ट डायरेक्ट लागू होते हैं। तो बिफोर implementation of this act, provisions related to partnership were given in the Indian Contract Act 1872। मतलब जब ये एक्ट एप्लीकेबल नहीं था, 1 अक्टूबर 1932 को जो एप्लीकेबल हुआ है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट, उससे पहले जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस इंडिया में होते थे उनके लिए एक हमारा जो एक्ट है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, इसके अंदर प्रोविजंस दिए हुए थे। ठीक है, पार्टनरशिप बिजनेस किस तरह से एप्लीकेबल होगा वो इस जो है इस एक्ट के अंदर दे रखा था। मतलब ये कह सकते हैं कि जो इंडियन पार्टनरशिप एक्ट है, इसके जो सेक्शंस है, इसका जो प्रोविजंस है, वो पहले एक्चुअल में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में ही था। मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बहुत बड़ा एक्ट है। ठीक है, इस एक्ट को अपन जब सीए फाउंडेशन की क्लासेस पढ़ेंगे वहां पर डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ मैं आपको बताना चाहूंगा बच्चों, अपनी सीए फाउंडेशन की क्लास भी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है, जिसके अंदर
मैं आपको एक कंप्लीट वीडियो लेकर आऊंगा अलग से, जिसमें सीए फाउंडेशन की पूरी स्ट्रेटजी मैं आपको सामने डिस्क्लोज करूंगा कि भाई किस तरह से एक 12th के साथ हम सीए फाउंडेशन की प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ठीक है, वो चीज भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो फिलहाल अपन इसके अंदर अपन देख रहे हैं इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप। तो अपने को यहाँ पे समझ में आया है कि हमारे इंडिया में जितने भी पार्टनरशिप बिजनेस होते हैं उन सबके ऊपर हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। और ये जो एक्ट है पूरे इंडिया में 1 अक्टूबर 1932 को एप्लीकेबल हुआ था। और इस एक्ट से पहले हमारा जो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है वो एप्लीकेबल था, और इसी के प्रोविजंस के अकॉर्डिंग पार्टनरशिप बिजनेस होते थे। तो आई थिंक यहाँ से आपको अच्छे से समझ में आ गया है, और आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 कब एप्लीकेबल हुआ था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एमसीक्यू में ये डेट पूछी जा सकती है, एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है। चलिए, इसके बाद में है मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप। व्हेन टू और मोर पर्संस डू एनी लीगल वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ये एक छोटी सी जो है यहाँ पर मीनिंग है पार्टनरशिप की, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, व्हेन टू और मोर पर्संस डू एनी लीगल वर्क, कोई भी लीगल बिजनेस अगर वो करते हैं, कोई भी लीगल वर्क करते हैं मिलकर, और किस काम के लिए, उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है, प्रॉफिट अर्न करना। ठीक है, विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। तो अर्निंग प्रॉफिट के लिए कोई भी लीगल वर्क करते हैं टू या टू मोर पार्टनर्स पर्संस, तो वो क्या कहलाती है, पार्टनरशिप कहलाती है। पार्टनरशिप मीन्स सच अ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन in which two or more persons voluntarily agree to run a legal business। यानी कि पार्टनरशिप एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होता है जिसके अंदर टू और मोर पार्टनर्स जो होते हैं, पर्सन्स होते हैं, वो अपनी इच्छा से किसी जो लीगल बिजनेस को चलाने के लिए क्या होते हैं, एग्री होते हैं। ठीक है, दे इन्वेस्ट कैपिटल इन द बिजनेस, बिजनेस के अंदर वो कैपिटल इन्वेस्ट करते हैं। यूज मैनेजरियल स्किल्स, जो उन पर्सन्स की मैनेजरियल स्किल्स होती है उसका कलेक्टिवली यानी कि सामूहिक रूप से क्या करते हैं, यूज करते हैं। और शेयर द प्रॉफिट्स अमंग द देमसेल्व्स, यानी कि जो भी पार्टनर्स होते हैं उन पार्टनर्स के बीच में जो भी प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट को वो आपस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो ये आपको पार्टनरशिप का मीनिंग जो है अपनी कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लेना है। ठीक है बच्चों, हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स ये वाला मटेरियल लिख लेंगे, और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स यहाँ से नोट डाउन कर लेंगे आराम से। बिल्कुल सारा ऑथेंटिक मैटर है, और अच्छे से आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। पिछले क्लासेस के स्टूडेंट्स ने भी यही मटेरियल पढ़ा है, और उसमें हमने और भी अपडेट किया है इस बार इस मटेरियल के अंदर, तो आपको और भी अच्छे से चीजें समझ में आएंगी। और साथ के साथ में आपको याद भी करते हुए चलना है इस मटेरियल को। आज की क्लास को आज ही अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हमारा। इसके अंदर बात करेंगे पार्टनर्स किसे कहते हैं। तो द पर्सन्स फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप आर इंडिविजुअली कॉल्ड पार्टनर्स। ठीक है, यानी कि जो पर्सन्स होते हैं वो इंडिविजुअली अगर कोई भी बिजनेस को रन करते हैं पार्टनरशिप को, तो वो पार्टनर्स, उनको हम क्या कहते हैं, पार्टनर्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि पार्टनरशिप बिजनेस में जो पर्सन्स बिजनेस को रन करेंगे वो पर्सन्स जो है पार्टनर कहलाते हैं। ठीक है, साझेदारी स्थापित करने वाले पर्सन्स इंडिविजुअली व्यक्तिगत रूप से पार्टनर होते हैं। पार्टनरशिप फॉर्म, द कलेक्टिव फॉर्म ऑफ द पार्टनर्स इज कॉल्ड अ फॉर्म। जैसे मान लीजिए किसी फॉर्म के अंदर ए पार्टनर है, बी पार्टनर है, सी पार्टनर है, और डी पार्टनर है, यानी 4 पर्सन ने मिलकर कोई बिजनेस स्टार्ट किया है। तो इंडिविजुअली इन पर्सन को तो हम पार्टनर बोलेंगे, इंडिविजुअली इन पर्सन को तो हम पार्टनर बोलेंगे, बट इनका जो कलेक्टिव फॉर्म होगा इस कलेक्टिव फॉर्म को हम बोलेंगे पार्टनरशिप फॉर्म। आई थिंक यहाँ तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी। तो कलेक्टिव फॉर्म ऑफ पार्टनर्स इज कॉल्ड अ फर्म, इसको हम फर्म बोलते हैं। नेम ऑफ द फर्म, द नेम अंडर विच द पार्टनरशिप बिजनेस इज कैरिड ऑन इज कॉल्ड द नेम ऑफ फर्म। यानी कि जिस नाम से हम बिजनेस को रन करते हैं, जिस नाम से हम पार्टनरशिप फर्म को चलाते हैं, वो पार्टनरशिप फर्म का नाम होता है। ठीक है, ये कुछ बेसिक टर्म्स है जिनको आपको ध्यान रखना है, वेरी शॉर्ट में आपसे पूछा जा सकता है। चलिए, इसके बाद में आता है हमारा डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप। देखिए बच्चों, डेफिनेशन आपको जो है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की जो सेक्शन है 4 उसके अंदर दी हुई है, और जो वर्ड्स दिए हुए एज इट इज आपको यही वर्ड्स याद करने। ठीक है, मीनिंग अलग होता है, मीनिंग को अपन अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, लेकिन डेफिनेशन किसी एक्ट के अकॉर्डिंग दी हुई होती है, तो उसको एज इट इज अपने को उसी तरह से लिखना होगा। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू
सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन पर्संस। यानी कि पार्टनरशिप जो होती है वो पर्संस के बीच में क्या होता है, एक म्यूचुअल रिलेशन होता है, पारस्परिक संबंध होता है। हु एग्री टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, यानी बिजनेस के प्रॉफिट को जो है एग्री शेयर करने के लिए एग्री होते हैं। कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग जॉइंटली, यानी कि वो जो बिजनेस है वो या तो किसी एक पार्टनर उसको चलाएगा या सभी पार्टनर्स की तरफ से किसी एक पार्टनर की तरफ से चलाया जाएगा या सारे पार्टनर्स मिलकर उस बिजनेस को चलाएंगे। ठीक है, तो डेफिनेशन एक बार मैं वापस क्लियर कर देता हूँ। इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 की सेक्शन 4 ये कहती है कि पार्टनरशिप ऐसे पर्सन का एक म्यूचुअल रिलेशन है जो एक ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हुए हैं, जिसका ऑपरेशन यानी कि जो बिजनेस है उसको कौन चलाएगा, सभी पार्टनर्स मिलकर चलाएंगे या उनमें से कोई एक पार्टनर चलाएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन आपको अच्छे से याद करनी है। डेफिनेशन कई बार एग्जाम में पूछी हुई होगी तो अपन यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये तीनों टॉपिक यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। पहले मैंने आपको बताया इंट्रोडक्शन ऑफ पार्टनरशिप। पार्टनरशिप का बिजनेस जो है 1 अक्टूबर 1932 पे ये एक्ट एप्लीकेबल हुआ था। हमारे इंडिया में जितने भी बिजनेस होते हैं उन सब बिजनेस पे, पार्टनरशिप बिजनेस पे यही एक्ट एप्लीकेबल होता है। और ये एक्ट जो है 1932 को एप्लीकेबल हुआ था। और इससे पहले जो है आपका इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 एप्लीकेबल था। इसके अंदर पार्टनरशिप बिजनेस के प्रोविजंस दे रखे थे। इसके बाद में अपन ने देखा कि व्हेन टू और मोर पर्संस डू एनी लीगल वर्क टुगेदर विद द एम ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इट इज कॉल्ड पार्टनरशिप। ठीक है, तो हम यहाँ पर पार्टनरशिप का बिजनेस का मीनिंग दो तरह से देखते हैं। अगर आपसे वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है तो यहाँ तक का आंसर आप लिख सकते हैं। वेरी शॉर्ट 1 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, और अगर 2 मार्क्स में पूछा जाता है तो आपको पूरा पैराग्राफ लिखना होगा। ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग मैंने आपको यहाँ पर मटेरियल प्रोवाइड करवाया है। डेफिनेशन, इससे पहले आपको ये पार्टनर्स किसे कहते हैं, पार्टनरशिप फर्म किसे कहते हैं, फर्म का नाम क्या होता है, ये भी आपको यहाँ से याद रखना है। इसके बाद में पार्टनरशिप की डेफिनेशन हो चुकी है अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल रिलेशन बिटवीन पर्संस, यानी कि म्यूचुअल रिलेशन होता है, पारस्परिक संबंध होता है जो एक ऐसे बिजनेस के प्रॉफिट्स को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एग्री हुए हैं, जिसका जो ऑपरेशन है, बिजनेस है, वो सभी पार्टनर्स चलाएंगे या उनमें से किसी एक पार्टनर के द्वारा चलाया जाएगा। सो आई थिंक डेफिनेशन भी आपको अच्छे से क्लियर हो गई है। अब अपन देखते हैं कि पार्टनरशिप बिजनेस की नीड क्या पड़ी। वैसे आप जानते हैं कि हमारे जो टाइप्स ऑफ बिजनेस होते हैं, 11th क्लास में आपने टाइप्स ऑफ बिजनेस 5 टाइप के बिजनेस पढ़ रखे हैं। एक बार मैं आपको यहाँ पर क्लियर करता हूँ। एक सबसे पहले आपने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसको हम एकल व्यापार बोलते हैं। एक आपने पढ़ा था पार्टनरशिप बिजनेस। एक आपने पढ़ा था जॉइंट स्टॉक कंपनी। ठीक है, एक आपने पढ़ा था HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। और एक आपने पढ़ा था कोऑपरेटिव सोसाइटी। ठीक है, तो सोल प्रोप्राइटरशिप की अकाउंटिंग तो अपन क्लास 11th में कर चुके हैं। क्लास 11th में अपन ने जितने भी अकाउंटिंग की है वो सारी की सारी सोल प्रोप्राइटरशिप की है। और सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। उन लिमिटेशंस से बिजनेस को हम ज़्यादा ग्रो नहीं कर सकते। जैसे जैसे बिजनेस का लेवल बढ़ता जाता है तो सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस हमारे सामने आती है, जिससे हमें बिजनेस के न्यू फॉर्म पार्टनरशिप की यहाँ पर क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। तो एक बार अपन इसके नीड देख लेते हैं। इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व द ग्रोइंग नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ बिजनेस एंड इंडस्ट्री थ्रू सोल ट्रेड, यानी कि जो बिजनेस होता है, सोल ट्रेडर होता है, उसके अकॉर्डिंग हम बिजनेस की ग्रोइंग नीड्स और प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं कर सकते। देयरफॉर द नीड फॉर पार्टनरशिप बिजनेस वाज फेल्ट ड्यू टू द फॉलोइंग शॉर्टकमिंग्स ऑफ सोल ट्रेडर्स। तो सोल ट्रेडर्स यानी कि जो एकल व्यापार है उसकी कुछ लिमिटेशंस थी, उसकी कुछ कमियां थी, जिसकी वजह से पार्टनरशिप बिजनेस की यहाँ पर क्या हुई, रिक्वायरमेंट हुई। सबसे पहला पॉइंट था हमारा लिमिटेड कैपिटल। भाई सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही पर्सन होता है, ठीक है, और उस एक पर्सन के पास में लिमिटेड कैपिटल होती है। उस लिमिटेड कैपिटल से वो बिजनेस को ज्यादा ग्रो नहीं कर सकता। लिमिटेड मैनेजमेंट एबिलिटी एंड टैक्ट, यानी कि जो सोल प्रोप्राइटर होता है उसके पास में अपनी जो है मैनेजमेंट
एबिलिटी होती है वो शॉर्ट होती है, और उससे वो बिजनेस को ज्यादा अच्छे से रन नहीं कर सकता है। तो उसके एक ही पर्सन होता है, तो उसके अंदर जितनी मैनेजमेंट एबिलिटी होती है, जितने उसके अंदर चातुर्यता होती है, उससे ही वो बिजनेस को चला पाता है। लेकिन जैसे जैसे बिजनेस का लेवल बढ़ता जाता है, तो उसकी मैनेजमेंट स्किल्स जो है वहां पर जो है शॉर्ट पड़ने लग जाती है। अनलिमिटेड रिस्क, जब सोल प्रोप्राइटरशिप होता है तो उसकी लिमिटेड जो होती है रिस्क, वो बहुत ज्यादा अनलिमिटेड होती है। ठीक है, जो भी बिजनेस के अंदर अगर लॉस भी होता है तो पूरा लॉस उसी पर्सन को बियर करना पड़ता है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है, बिल्कुल। सोल प्रोप्राइटरशिप में जो पार्टनरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप में जो ऑनर होता है, उस ऑनर की जो लाइबिलिटी है बच्चों, वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब है कि जो बिजनेस है उसका सोल प्रोप्राइटर, और बिजनेस की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए उसकी पर्सनल असेट्स भी लाइबल होती है। मतलब उसके सोल प्रोप्राइटर से बिजनेस से उसकी लाइबिलिटीज का पेमेंट नहीं हो पा रहा है, तो उसकी पर्सनल असेट्स को भी वहां पर यूज किया जाता है। तो इसलिए हम कहते हैं कि वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी होती है। एक है अनसर्टेन एग्जिस्टेंस, यानी कि जो पार्टनरशिप, जो सोल प्रोप्राइटरशिप होता है, वो अनसर्टेन एग्जिस्टेंस होता है। मतलब कब तक चलेगा ये कोई फिक्स नहीं है। ठीक है, जब तक ऑनर जिंदा है तब तक बिजनेस चलता रहेगा, लेकिन अगर मान लीजिए ऑनर के साथ कोई ट्रेजेडी हो जाती है तो फिर वो बिजनेस को कंटिन्यू नहीं कर पाता है। तो एक लिमिटेशन ये भी होती है कि बिजनेस अनसर्टेन उसका एग्जिस्टेंस होता है। और एक होता है लॉस इन द एब्सेंस ऑफ द ऑनर, अगर ऑनर बिजनेस पे कुछ दिनों के लिए नहीं आता है तो ऐसी कंडीशन में वहां पर लॉस होना लाजमी होता है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें पार्टनरशिप बिजनेस की वहां पर रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, तो ये टॉपिक भी अच्छा टॉपिक है, इसको आप अच्छे से भी लर्न कर लेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद में लेते हैं हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक, पार्टनरशिप कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, ट्रेड्स नेचर्स, यानी पार्टनरशिप के जो है कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, उसकी ट्रेड्स की बात करेंगे। तो इसके पहले अपन पॉइंट्स देख लेते हैं, फिर बाद में वन बाय वन करके इनकी अपन डिटेल देखेंगे। तो सबसे पहले तो है हैविंग टू और मोर मेंबर्स, यानी कि किसी भी पार्टनरशिप बिजनेस में कम से कम 2 मेंबर्स होना चाहिए। अ लीगल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, यानी पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। लीगल एग्रीमेंट कहें या लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहें, ये उनके बीच में होना चाहिए। इसके बाद में है एग्जिस्टेंस ऑफ ए लीगल बिजनेस बिटवीन पार्टनर्स। ठीक है, एग्जिस्टेंस ऑफ लीगल बिजनेस पार्टनर्स, इसका मतलब ये है कि जो बिजनेस होता है पार्टनर्स के बीच में वो क्या होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है, अनलीगल बिजनेस नहीं होना चाहिए। इसके बाद में हमारी नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है डिवीजन ऑफ द प्रॉफिट और लॉस, यानी बिजनेस के अंदर कोई भी प्रॉफिट लॉस होता है तो उस प्रॉफिट लॉस का वहां पर क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट उन्होंने अर्न करके रख लिया और उसको जो है डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं करेंगे, तो प्रॉफिट को वहां पर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा। पार्टनर्स की जो लाइबिलिटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वो अनलिमिटेड होती है। अनलिमिटेड लाइबिलिटीज के बारे में अलग से भी डिस्कस करेंगे अपन। और एक होता है रेसिप्रोकल एजेंसी या एजेंसी ऑफ रिलेशनशिप, ये वाला जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बाद में एक्ट है और एक नो सेपरेट एग्जिस्टेंस। ठीक है बच्चों, तो ये उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, इनके पॉइंट्स भी आपको लर्न करने हैं। कई बार जो क्वेश्चन होता है वो सिर्फ पॉइंट्स पॉइंट्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो केवल आपसे पॉइंट ही वहां पर पूछे जाते हैं। चलिए सबसे पहला पॉइंट लेते हैं अपन कैरेक्टरिस्टिक्स का, हैविंग टू और मोर मेंबर्स। इट इज नेसेसरी टू हैव एटलीस्ट 2 persons टू फॉर्म अ पार्टनरशिप, यानी पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए कम से कम वहां पर क्या होने चाहिए, 2 मेंबर्स होने चाहिए। बिकॉज नो सिंगल पर्सन कैन बी अ पार्टनर ऑन हिज ऑन, ऑल्सो सच अ पर्सन शुड हैव द कैपेसिटी टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि कोई भी जो पर्सन है वो पार्टनरशिप में तभी होता है जब उसके अंदर क्या होती है, एबिलिटी होती है कॉन्ट्रैक्ट करने की। अगर उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी नहीं है, देयरफॉर अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, अ माइनर पर्सन, इंसान पर्सन और पर्सन डिक्लेयर्ड इनएलिजिबल बाय लॉ कैन नॉट ज्वाइन द फर्म एज ए पार्टनर, यानी कि कोई भी पर्सन अगर माइनर है या इनसेन है मतलब पागल है, या अकॉर्डिंग टू लॉ वो है इनएबल किया गया है, इन एलिजिबल किया गया है, तो वो पर्सन जो है पार्टनरशिप फॉर्म में पार्टनर नहीं बन सकता है। ठीक है, तो पार्टनरशिप फॉर्म में पहली बात तो यह है कि कम से कम 2 मेंबर्स होने चाहिए, क्योंकि कोई भी जो सिंगल पर्सन है वो खुद का पार्टनर नहीं हो सकता है।
तो पहली कैरेक्टरिस्टिक्स आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि पार्टनरशिप फर्म में मिनिमम 2 मेंबर्स होने चाहिए। कोई भी एक सिंगल पर्सन खुद का मेंबर नहीं हो सकता, पार्टनर नहीं हो सकता। और जो भी पर्सन पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर बन रहा है उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में कुछ पर्सन को कॉन्ट्रैक्ट करने की एबिलिटी नहीं होती है उन पर्सन में, तो वो पार्टनर नहीं बन सकते हैं। तो ये बात भी अपने को ध्यान रखनी है। इसके बाद में बात आती है बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की। तो मैं आपको बताना चाहूंगा द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज नॉट मेंशन्ड एनीवेयर इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। मतलब कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि पार्टनरशिप के मैक्सिमम मेंबर्स की जो नंबर ऑफ मेंबर्स है मैक्सिमम, वो कौन से एक्ट में लिखी हुई है। तो मैं आपको बता दूं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में तो मैक्सिमम नंबर की बात कोई नहीं लिखी हुई है। ये बात बता रखी है इंडियन कंपनी एक्ट 2013 में। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इज नॉट मेंशन एनीवेयर इन द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट अकॉर्डिंग टू सेक्शन 464 ऑफ द इंडियन कंपनी एक्ट 2013। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म विल बी 100। यानी कि जब स्टार्टिंग में सेक्शन 464 में जब ये बात बताई गई थी कि मैक्सिमम पार्टनर कितने रहेंगे, तो वहां पर बताए गए थे 100। बट अंडर रूल 10 ऑफ द कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, यानी 14 में इसके अंदर कुछ अमेंडमेंट्स हुए और अमेंडमेंट्स के बाद में रूल 10 के अकॉर्डिंग वहां पर बताया गया कि मैक्सिमम जो मेंबर होंगे वो 50 होंगे। अब आती है बात कि सर अगर मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हमें लिखना क्या है, तो आपको 50 लिखना है, ये ध्यान रखें। और ये क्वेश्चन कई बार एमसीक्यू के अंदर एग्जाम में आया हुआ है और पूछा हुआ है कि मैक्सिमम मेंबर्स कितने होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, तो मिनिमम कितने 2 और मैक्सिमम कितने रहेंगे 50, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके बाद में आता है हमारा दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर शुड बी अ लीगल एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स। यानी पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एक लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। ठीक है, लीगल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। हैंस इट इज नेसेसरी टू हैव एन एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स। द एग्रीमेंट कैन बी रिटन और ओरल। हाँ, ये बात सही है, उनके बीच में जो एग्रीमेंट है यानी कि जो वैधानिक समझौता है, कॉन्ट्रैक्ट है, वो होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि पार्टनरशिप का जो जन्म होता है, पार्टनरशिप बॉन्ड होती है, वो अकॉर्डिंग टू कॉन्ट्रैक्ट होती है। इसलिए हम कहते हैं कि भाई पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, एग्रीमेंट होना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटर्न में हो, ओरल में भी हो सकता है, दोनों एप्लीकेबल है। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि एग्रीमेंट रिटर्न में ही हो। बट अपन जानते हैं बिजनेस में आगे किसी तरह का कोई डिस्प्यूट पार्टनर्स के बीच में ना हो, तो वहां पर एग्रीमेंट कौन सा प्रेफर माना जाता है, रिटर्न एग्रीमेंट प्रेफर माना जाता है। ठीक है, तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, लीगल एग्रीमेंट होना चाहिए। इसके बाद में है तीसरा पॉइंट बच्चों, द पर्पज ऑफ फॉर्मिंग अ पार्टनरशिप शुड बी टू रन अ लीगल बिजनेस। ये बात इंपॉर्टेंट है, यानी कि बिजनेस जो पार्टनरशिप बिजनेस हम फॉर्म कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म बना रहे हैं, उसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो होना चाहिए एक लीगल बिजनेस को चलाने का। यानी कि आप पार्टनरशिप जो कर रहे हैं वो इलीगल बिजनेस के लिए नहीं कर सकते, यानी कि बिजनेस आपका जो है लीगल होना चाहिए, उसी के लिए आप पार्टनरशिप कर सकते हैं। तो बिजनेस इंक्लूड्स ट्रेड एंड प्रोफेशन, यानी बिजनेस के अंदर ट्रेड भी हो सकता है, यानी कि आप किसी प्रोडक्ट का सेल परचेज भी कर सकते हो। आप किसी तरह का अगर आप प्रोफेशनल हैं तो प्रोफेशनल क्या करता है, सर्विसेज देने का काम करता है। जैसे डॉक्टर है, इंजीनियर है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंपनी सेक्रेटरी है, एक सीएमए है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंट है। ये सब पर्सन क्या करते हैं, प्रोफेशनल होते हैं, तो सर्विसेज देने का काम करते हैं। तो मतलब कि प्रोफेशनल पर्सन भी जो है पार्टनरशिप बना सकते हैं। और बिजनेस जिसके अंदर हम गुड्स का सेल परचेज करते हैं वो भी हम पार्टनरशिप फॉर्म में बना सकते हैं। इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म्ड फॉर रिलीजियस और कलेक्टिव वर्क देन इट इज नॉट कंसिडर्ड अ पार्टनरशिप। अगर कोई भी बिजनेस आपने किसी रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए, धार्मिक एक्टिविटीज के लिए या सोशल वेलफेयर के लिए अगर कोई स्टार्ट किया है, तो उसे हम पार्टनरशिप नहीं कहेंगे। सोशल वेलफेयर और चैरिटेबल ट्रस्ट वगैरह अपन बनाते हैं, रिलीजियस एक्टिविटीज के लिए बनाते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं आएगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है आपका फोर्थ पॉइंट, द मेन पर्पज ऑफ अ पार्टनरशिप
इज टू अर्न प्रॉफिट एंड डिस्ट्रीब्यूट इट अमंग द पार्टनर्स। यानी कि पार्टनरशिप का जो मेन पर्पज है हमारा वो क्या होना चाहिए, प्रॉफिट अर्न करना चाहिए और प्रॉफिट को क्या होना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना होना इन अ सर्टेन मैनर। यानी कि जो भी उनके बीच में रेशो डिसाइड किया गया है उस रेशो में उसको क्या करना चाहिए, डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। एनी ऑर्गेनाइजेशन हुज पर्पज इज नॉट टू अर्न प्रॉफिट दैट इज टू डू चैरिटी कैन नॉट लीगली बी अ पार्टनरशिप। ठीक है, अगर मान लीजिए कोई ऐसा बिजनेस है जिसका मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है बल्कि सोशल वेलफेयर का काम करना है, तो वो लीगली उसको हम पार्टनरशिप नहीं बोलेंगे। और इट इज इंपॉर्टेंट फॉर द पार्टनर टू हैव शेयर इन द प्रॉफिट। और पार्टनर का जो है फर्म के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉफिट का हिस्सा होना चाहिए। यानी कि कोई भी पार्टनर बिजनेस के अंदर अगर आ रहा है पार्टनरशिप में तो उसका प्रॉफिट का वहां पर हिस्सा होना चाहिए, सोशल वेलफेयर के पर्पज से वो नहीं होना चाहिए। तो ये ऑब्जेक्टिव भी आपको ध्यान रखना है कि पार्टनरशिप में पार्टनर्स के बीच में क्या होना चाहिए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए। अच्छा, प्रॉफिट का ही डिस्ट्रीब्यूट नहीं होना चाहिए, लॉस का भी होना चाहिए। ऐसा थोड़ी है कि प्रॉफिट को ही डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लॉस को भी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, उनको डिस्ट्रीब्यूट करना होना चाहिए। और जिस रेशो में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे उसी रेशो में लॉस भी डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसके बाद में बच्चों, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पार्टनर। एवरी पार्टनर इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल विद द अदर पार्टनर्स एंड आल्सो इंडिपेंडेंटली फॉर ऑल एक्ट्स ऑफ द फर्म। यानी कि बिजनेस के सभी एक्ट के लिए जो पार्टनर है जॉइंटली और इंडिविजुअली अदर पार्टनर्स के साथ क्या है, फ्रीली रिस्पॉन्सिबल होता है फर्म के सभी काम के लिए। ठीक है, एवरी पार्टनर इज जॉइंटली रिस्पॉन्सिबल विद द अदर पार्टनर्स एंड ऑल्सो इंडिपेंडेंटली फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म। फर्म के जितने भी एक्ट्स हैं, फर्म के जितने भी वर्क्स हैं, उन सभी के लिए वो इंडिपेंडेंटली भी होता है रिस्पॉन्सिबल और जॉइंटली भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इसके बाद में है बच्चों अनलिमिटेड लायबिलिटी। इस पॉइंट को अच्छे से देखिएगा और इस पॉइंट को एग्जाम में कई बार पूछा हुआ है, तो इसको आप स्टार लगा लीजिएगा और इस पे इंपॉर्टेंट भी टिक कर लीजिएगा। देखिए, इन अ पार्टनरशिप द लायबिलिटी ऑफ ईच पार्टनर इज अनलिमिटेड। पार्टनरशिप फर्म में बिजनेस की जो लायबिलिटी होती है पार्टनर्स की वो अनलिमिटेड होती है। दैट इज इफ द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ द फर्म फॉल शॉर्ट टू पे आउटसाइड लायबिलिटीज। यानी कि बिजनेस के जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, फर्म के जो वित्तीय संसाधन हैं, वो फर्म के लायबिलिटीज को आउटसाइड लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए अगर शॉर्ट पड़ जाती है तो पर्सनल असेट्स ऑफ द पार्टनर्स कैन बी यूज्ड। यानी कि जो पार्टनर्स होते हैं उनकी पर्सनल असेट्स को भी अपन क्या कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पर यूज कर सकते हैं। तो ये अपने को ध्यान रखना है। तो अनलिमिटेड लायबिलिटी का मतलब यही है कि फर्म में प्रत्येक पार्टनर का जो है लायबिलिटी वो अनलिमिटेड होता है और बिजनेस की आउटसाइड लायबिलिटीज को पेमेंट करने के लिए अगर फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं तो ऐसी कंडीशन में भी जो है पार्टनर्स के बीच में उनकी पर्सनल असेट्स को काम में ले सकते हैं। ठीक है, ये बात अपने को ध्यान रखनी। इसके बाद में आता है बच्चों हमारा अगला टॉपिक, वेरी इंपॉर्टेंट, इसको वेरी इंपॉर्टेंट टिक कर लेंगे, म्यूचुअल एजेंसी के लिए। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी या एजेंसी रिलेशनशिप। म्यूचुअल एजेंसी और एजेंसी रिलेशनशिप एग्जिस्ट द बिटवीन पार्टनर्स। इन दिस देयर इज अ रिलेशनशिप ऑफ प्रिंसिपल एंड एजेंट बिटवीन द पार्टनर्स। ठीक है, व्हेन अ पार्टनर बाइंड्स अदर पार्टनर्स विद हिज एक्शंस ही इज एंड द रोल ऑफ द एजेंट। इस बात को ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, पार्टनरशिप जो होती है वो म्यूचुअल फेथ के ऊपर होती है। म्यूचुअल उनके बीच में जो है रिलेशन होता है और म्यूचुअल रिलेशन में पार्टनर्स के बीच में एक तो प्रिंसिपल का और एजेंट का रिलेशन होता है। यानी कि हर पार्टनर अदर पार्टनर्स का एजेंट भी होता है और उनका प्रिंसिपल भी होता है। कैसे होता है ध्यान से सुनिएगा। व्हेन अ पार्टनर बाइंड्स अदर पार्टनर्स विथ हिज एक्शन ही इज इन द रोल ऑफ एजेंट। मतलब कोई भी एक पार्टनर अपने किसी भी एक्ट से अदर पार्टनर्स को क्या कर सकता है, बाइंड कर सकता है, बाउंड कर सकता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए एक फर्म के पार्टनर हैं ए, बी, सी एंड डी। ठीक है, ए पार्टनर ने, आपको पता है कि बिजनेस जो होता है वो सभी पार्टनर मिलकर चला सकते हैं और उनमें से कोई एक पार्टनर भी बिजनेस को चला सकता है। ठीक है, यानी कि सभी पार्टनर्स बिजनेस को चलाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ए पार्टनर है, उस ए पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी से कोई कॉन्ट्रैक्ट किया है और उस कॉन्ट्रैक्ट का जो इफेक्ट होगा वो सभी पार्टनर्स पे होगा।
ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई प्रोडक्ट सेल करने का, या मान लीजिए जैसे कोई पैसा उधार लिया है, तो उसका जो इफेक्ट होगा वो सभी पार्टनर्स पे होगा। तो कोई भी पार्टनर अपने किसी एक्ट से अदर पार्टनर्स को अगर बाउंड करता है तो वो कौन से रोल में होता है बच्चों? वो एजेंट के रोल में होता है। ठीक है, और व्हेन अ पार्टनर इज बाउंड बाय द एक्शंस ऑफ अदर पार्टनर्स ही इज इन द रोल ऑफ प्रिंसिपल। अगर मान लीजिए बी, सी और डी ने मिलकर इस पार्टी का पेमेंट कर दिया, लोन का पेमेंट कर दिया, तो अब अलग से ए को पेमेंट करने की जरूरत नहीं होगी। यानी कि अदर पार्टनर्स के एक्ट से ये पार्टनर भी क्या हुआ? बाउंड हुआ। ठीक है, या जैसे मान लीजिए बी सी डी ने मिलकर कॉन्ट्रैक्ट किया कि भाई आपसे जो कॉन्ट्रैक्ट किया था ए ने किया था, तो आपको पेमेंट ए ही करेगा और हम उसको आपस में डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो ऐसी कंडीशन में अदर पार्टनर के एक्ट से ये पार्टनर जो है बाउंड हुआ है, तो वो कौन सी पोजीशन में होगा? वो प्रिंसिपल की पोजीशन में। तो सीधी सी बात है, कोई भी एक पार्टनर अदर पार्टनर को बाउंड कर सकता है एज एन एजेंट के रूप में, और अदर पार्टनर के एक्ट से वो खुद भी बाउंड हो सकता है एज ए प्रिंसिपल के रूप में। ठीक है, तो पार्टनर्स के बीच में एजेंट और प्रिंसिपल का वहां पर रिलेशन पाया जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद में आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, एक्ट पार्टनरशिप बिजनेस इज गवर्न बाय द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। यानी कि जितना भी पार्टनरशिप बिजनेस हमारे इंडिया में चलता है, उनके लिए जो है आपका इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 एप्लीकेबल होता है। अब आती है बात नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। इस बात को ध्यान से समझ लो बच्चों। अब पार्टनरशिप फॉर्म डज नॉट हैव सेपरेट एग्जिस्टेंस फ्रॉम द पार्टनर्स। आपने सोल प्रोप्राइटरशिप में एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ठीक है, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट में क्या होता था कि बिजनेस और बिजनेस का ओनर दोनों अलग अलग एंटिटी होते थे। ठीक है, वैसा यहां नहीं होता है। जैसे सुनिए, समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए पार्टनर ए, पार्टनर बी, पार्टनर सी और पार्टनर डी। ठीक है, आपका है इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। तो अगर पार्टनर्स के ऊपर एप्लीकेबल हो गया तो ऑटोमेटिकली फर्म के ऊपर भी एप्लीकेबल हो जाएगा। ये जो एक्ट है अलग से इंडिविजुअली थोड़ी लगेगा पार्टनर्स के ऊपर। तो कोई भी रूल एप्लीकेबल होता है वो सभी पार्टनर्स पे भी लगता है और फर्म पे भी लगता है। भाई अपने पढ़ा था कि जो पार्टनर्स होते हैं, इन पार्टनर्स का कलेक्टिव फॉर्म ही तो फर्म होती है। अगर इंडिविजुअली इन पर्सन को अपन देखते हैं तो ये पार्टनर है, और अगर कलेक्टिव फॉर्म में अगर इनको देखें तो ये क्या है? फर्म है। तो फर्म और पार्टनर अलग अलग थोड़ी हुए, वो एक ही है। अकाउंटिंग पर्पज से अपन उनको अलग अलग मानते हैं। ठीक है, लीगल पर्पज से दोनों अलग अलग नहीं होते हैं, पार्टनर और फर्म एक ही होते हैं। यानी आपने पार्टनर के ऊपर कोई भी लीगल एक्शन लिया है तो मतलब फर्म के ऊपर भी लिया है, या फर्म के ऊपर ले लिया कोई भी लीगल एक्शन। मान लीजिए कोई थर्ड पार्टी है डब्ल्यू, इसने फर्म के ऊपर कोई लीगल एक्शन लिया है, ठीक है, कोई केस इसके ऊपर किया है कोर्ट में, तो वो पार्टनर्स के ऊपर भी एप्लीकेबल होगा। ठीक है, जैसे मान लो कंपनी में तो अलग होता है, कंपनी का तो नाम के कंपनी के नाम पे अगर कोई केस होता है तो वो ओनर्स के ऊपर नहीं होता। ठीक है, क्योंकि कंपनी और उसके ओनर्स का जो है सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। तो वही बात यहाँ पर है, पार्टनरशिप का और पार्टनर्स का लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। अकाउंटिंग पर्पज से अपन उनको अलग अलग मानते हैं। ये अकाउंटिंग पर्पज के लिए, जैसे मान लो फर्म के लिए अपन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, और पार्टनर्स के लिए हम पार्टनर्स कैपिटल या पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं। तो इस पर्पज से अपन दोनों को अलग अलग मानते हैं। ठीक है, तो यही बात हम यहाँ पर कहेंगे कि पार्टनरशिप का जो है पार्टनर से अलग जो है एग्जिस्टेंस नहीं होता है। नो सेपरेट एग्जिस्टेंस मीन्स दैट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स रिलेटेड टू द फर्म आर एप्लीकेबल टू द फर्म एज वेल एज टू ईच पार्टनर। यानी कि अगर अपन कहें कि नो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस के अकॉर्डिंग, तो कोई भी कॉन्ट्रैक्ट्स अगर फर्म के ऊपर लगेंगे तो इंडिविजुअली पार्टनर्स के ऊपर भी लगते हैं, जॉइंटली और इंडिविजुअली। ठीक है बच्चों, तो आज की इस क्लास में अपन ने हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स कंप्लीट कर ली है। कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको अच्छे से समझ लेना है, और एक बार मैं आपको सारी क्लास अच्छे से रिवाइज करवा देता हूँ स्टार्टिंग से, क्या क्या टॉपिक अपन ने पढ़े हैं। देखिए, आज की क्लास में अपन ने एक तो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया हमारा, ठीक है, मीनिंग ऑफ पार्टनरशिप पढ़ लिया, डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप, नीड ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। ये 5 टॉपिक अपन ने आज डिस्कस किए। इन पांचों टॉपिक्स को आप अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा। कल की क्लास में अपन और भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने वाले हैं। तो इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप अपन ने देखा कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 होता है, वो 1 अक्टूबर से स्टार्ट हुआ था,
और बिजनेस इंडिया में जितने भी पार्टनरशिप फर्म के होते हैं उन सब के ऊपर ये एक्ट एप्लीकेबल होता है। फिर अपन ने देखा था कि 2 और मोर पर्सन कोई भी लीगल वर्क करते हैं पार्टनरशिप के लिए तो उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। प्रॉफिट अर्न करने के लिए कोई भी लीगल वर्क करते हैं उसे हम पार्टनरशिप कहते हैं। फिर अपन ने देखा था कि जो पर्सन्स होते हैं पार्टनरशिप को फॉर्म करते हैं इंडिविजुअली उनको हम पार्टनर कहते हैं और कलेक्टिवली हम उसको फॉर्म कहते हैं, और जिस नेम से बिजनेस होता है उसे हम पार्टनरशिप फॉर्म कहते हैं। फिर अपन ने देखा था डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप अकॉर्डिंग टू सेक्शन 4 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। पार्टनरशिप इज अ म्यूचुअल रिलेशन, पार्टनर्स के बीच में म्यूचुअल रिलेशन होता है, ठीक है, और उस बिजनेस को सभी पार्टनर्स मिलकर चलाते हैं या उनमें से कोई एक चलाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है प्रॉफिट अर्न करना। इसके बाद में अपन ने पार्टनरशिप की नीड देखी थी कि सोल प्रोप्राइटरशिप की कुछ लिमिटेशंस होती है, उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए हमने पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया था। इसके बाद में पार्टनरशिप की आपकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ठीक है, इनको अपन ने 1 बाय 1 करके देखा है। किसी भी पॉइंट में आपको डाउट लगे तो आप मुझे बता दीजिएगा, अगली क्लास में मैं उस टॉपिक को वापस से अच्छे से क्लियर कर दूंगा। फिर इसके बाद में अपन ने देखा देयर शुड बी लीगल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द पार्टनर्स, लीगल बिजनेस होना चाहिए, प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पार्टनर्स, पार्टनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सभी पार्टनर्स फर्म के सभी एक्ट के लिए जॉइंटली और इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। पार्टनर्स की अनलिमिटेड लाइबिलिटी भी होती है, ये पॉइंट आपको स्टार लगवा रखा है मैंने इस पर, इंपॉर्टेंट है। अगर आउटसाइड लाइबिलिटीज को पे करने के लिए फर्म के फाइनेंशियल रिसोर्सेज कम पड़ जाते हैं तो पार्टनर्स की जो पर्सनल असेट्स है उनको सेल करके हम पेमेंट करते हैं। उसके बाद में म्यूचुअल एजेंसी का अपन ने देखा था कि एक पार्टनर अपने एक्ट से अदर पार्टनर्स को बाउंड कर सकता है, वो एजेंट के फॉर्म में होता है, और अदर पार्टनर्स अपने एक्ट से उस पर्टिकुलर पार्टनर को बाउंड कर सकते हैं तो वो प्रिंसिपल के रोल में होता है। इसके बाद में देखा एक्ट जो है हमारा 1932 एप्लीकेबल होता है, और पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस की कोई जो पार्टनर्स होते हैं उनका कोई सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। तो ये थी बच्चों अपनी आज की क्लास। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब तो बनता ही है, और क्लास के बारे में कैसी आपको क्लास लगी, उसका कंटेंट कैसा लगा उसको आप लाइक ज़रूर करें, और अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं जो 12th क्लास पढ़ रहे हैं आपके साथ में, चाहे वो आपके स्कूल के हो किसी भी स्कूल के हो, उन सभी तक ये क्लास जो है ज़रूर से शेयर करना है। बच्चों मैं आपको एक बात कहना चाहूँगा, क्लास आप ऐसे बच्चों को ज़रूर शेयर करना जो अफोर्ड नहीं कर सकते स्कूल की फ़ीस, या मान लीजिए कोचिंग की फ़ीस, जो महंगी कोचिंग होती है उनकी फ़ीस अगर वो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो उन बच्चों तक तो ये क्लास ज़रूर से शेयर करना है, ठीक है बच्चों। और क्लास आपको कैसी लगी उसका कमेंट करके आपको ज़रूर बताना है। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज़रूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। कोई भी हमारी जो क्लास की इंफॉर्मेशन है वो आपको इसी पेज पर मिलने वाली है, ठीक है बच्चों। तो आज की क्लास में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। जय हिंद, जय भारत।